हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आइए हम लेक्चर 3 कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास का। दिस इज़ स्पेशली फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी वर्स विद द चैप्टर। चलिए बहुत ही फास्ट पढ़ाऊंगा मैं इसमें, इसलिए जो न्यू स्टूडेंट हैं इस लेक्चर को फॉलो ना कीजिए। ओके, वो हमारे अलग वाले वीडियोस पे जाएं जो न्यू स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा। Come to the question number 16. If A and B are the two rational number, prove that A plus B and A minus B and A B are the rational number. अगर A और B रेशनल नंबर है मतलब तो आपको शो करना है कि A plus B A minus B मतलब उनका सम प्रोडक्ट रेशनल नंबर होगा। If B is not equal to 0 then show that A plus B is also rational number। चलिए ठीक है, यदि कह रहा है कि B 0 के इक्वल नहीं तो शो करो कि A अपॉन B भी रेशनल नंबर है। ओके, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन देखिए, we given B that we have A and B are rational number. So we can suppose A equals to L by M, B equal to X upon Y. From the definition we know that M is not equal to 0 and Y is not equal to 0. So A plus B equals to L upon N plus X upon Y that is equals to, तो ऐड कर दीजिए इसको। A minus B करने पर भी आ गया है, वो भी एक रेशनल नंबर है। Now we need to prove that A upon B is also a rational number. So A upon B में B is not equal to 0 है, so X upon Y डिवाइड कर दीजिए L upon N और X upon, so A upon B में B is not equal to 0 है, विन होना नहीं चाहिए। ओके और तो अब हमें क्या लाना है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b की वैल्यू क्या है, x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई जो है, अगर x अपॉन वाई 0 के इक्वल नहीं होगा इट मीन्स x भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो देयरफॉर b इज़ अ रेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट y इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे x और y दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होंगे। ऐसा क्यों, देखिए अब इस चीज़ को समझिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग से क्लियर करता हूँ कि ये ऐसा क्यों होगा। यहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए, तो अगले हमें ये प्रूफ करना है कि a अपॉन b इज़ ए रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन ने कहा है कि प्रूफ करो कि a अपॉन b इज़ ए रेशनल नंबर प्रोवाइडेड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू 0 को इक्वल नहीं है और b हमने क्या लिखा है, x अपॉन वाई। b हमने ले रखा है x अपॉन वाई जिसमें y ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो b y टू डिनोमिनेटर है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि y b 0 के इक्वल ना हो इट मीन्स x अपॉन वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, और x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसलिए b इज़ रेशनल नंबर होगा क्योंकि y भी 0 के इक्वल नहीं है और x भी यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। ये तो हमने रिजल्ट में निकाल लिया। अब a अपॉन b की वैल्यू निकालिए, तो a अपॉन b की वैल्यू है l अपॉन n डिवाइड बाई x अपॉन वाई। सो एल वाई अपॉन एम एक्स, ये भी क्या है, रेशनल नंबर होगा। ओके गाइज, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, पिछला वाला जो किया। क्वेश्चन नंबर 17, यू हैव सीन दैट रूट टू इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, सो दैट 2 प्लस रूट 2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। मतलब रूट 2 अगर इरेशनल है तो आपको ये शो करना है कि बाकी भी इरेशनल हो गए। सपोज दैट, सॉल्यूशन करते हैं, सपोज दैट 2 प्लस रूट 2 इज़ ए रेशनल नंबर। कॉन्ट्रेरी मेथड से करेंगे इसको, तो रेशनल मान के करिए। तो 2 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर कर दीजिए, m का स्क्वायर हो गया, ओपन कर दीजिए, कितना आ गया, 6 प्लस 4 रूट 2 इक्वल टू m का स्क्वायर। नौ 4 रूट 2 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 6 रूट 2 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 4। अब देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न इज़ रेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल नंबर की जो भी ऑपरेशन करोगे, राइट पार्ट जो बन रही है m स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 4, ये क्या होगा, रेशनल होगा। और ये वाला पार्ट मतलब रेशनल होगा, ये जो दिखा आपको रहा है, सॉरी बच्चों, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है m स्क्वायर माइनस 6/4 जो होगा, ये वाला पार्ट आपका रेशनल होगा, m स्क्वायर माइनस 6/4। और ये किसके इक्वल है, रेशनल के। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बॉडी रेशनल हो और एक रेशनल हो, दोनों इक्वल हो जाएँ। ओके, so m square minus 6 upon 4 hence equals to root 2, hence root 2 is a rational number which is contradiction, but root 2 is not a rational number, therefore 2 plus root 2 is not a rational number। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं रेशनलिटी के बारे में जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 और रूट 3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको। देखिए कैसे करेंगे। इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, तो एक इसका सिंपल फार्मूला होता है, इफ़ यू हैव गिवन वन नंबर इज़ रूट ए एंड अनदर नंबर इज़ रूट बी। एक नंबर आपके पास रूट ए है और दूसरा नंबर रूट बी है, तो इन दोनों के बीच का जो इरेशनल नंबर होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट बी। ये एक याद कर लो चीज़ आप।
ओके, मैं लिख के भी बता देता हूँ कि क्या होता है यदि आपके पास इरेशनल नंबर हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा ओके, तो मैं ये कह रहा था जैसे आपके पास मान लो एक नंबर है रूट ए और एक नंबर है रूट बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और रूट ले लो, तो ये जो नंबर आएगा ये रूट ए और रूट बी के बीच का इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रूट 2 एक रूट 3 है, सो वी कैन राइट इट रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 ओके का होल रूट, तो कितना आ जाएगा रूट 6 का होल रूट, दैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/4, ये आ गया। अगला एक नंबर आपको और निकालना है तो बहुत ईजिली निकाल सकते हो। एक नंबर आपके पास क्या आ गया है, रूट 2 पहले ही था और एक आ चुका है क्या 6 की पावर 1/4 मतलब रूट 6, तो फिर से वही प्रोसेस लगा दो, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर 1/4, तो रूट 2 को ब्रैकेट करोगे अंदर तो कितना हो जाएगा रूट टू यानी 2 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/8। इस तरीके से आपके पास आंसर ही आ चुके हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी सॉल्व करके दिखाया। इफ x and y आर द 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर such that xy is not a perfect square, then a rational number under root xy lies between x and y। yes, तो देख लीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो आप इसके रूट को एज ए दोनों के बीच में मान सकते हैं। ओके, तो देखिए एक आपको क्या कह रहा है 2 and 2.5, तो अंडर रूट 2 and 2.5 रूट 5, तो एक नंबर हो गया रूट 5। इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, ये डेफिनेशन याद रख लीजिए बच्चों, ये अच्छी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, इफ़ एक्स एंड वाई, ये वाली डेफिनेशन, इफ़ एक्स एंड वाई आर एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स, अगर एक्स और वाई कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इरेशनल नंबर हैं सच दैट एक्स वाई इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि एक्स वाई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन इरेशनल नंबर अंडर रूट एक्स वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई, तो जो इरेशनल नंबर एक्स वाई होगा वो एक्स और वाई के बीच में लाई करेगा। सो इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2.5 अंडर रूट 5 आ गया। इरेशनल नंबर फिर अगला निकालते हैं 2 और रूट 5 का, सो फिर से 2 और रूट 5 का निकाल लिया तो 2 to power 1/2 into 5 to power 1/4। एक और निकाल सकते हैं 5 और 2.5 का, अंडर रूट 5 into 2.5 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 into 5/2, तो ये भी एक पॉसिबल हमारे पास इरेशनल नंबर बन गया। ओके, इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें क्या? हाँ, तो इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। 5 की पावर 1/2 और 5 है, सो ये ब्रेक हो जाएगा 5 की पावर 3/2 में। चेक करता हूँ, यस करेक्ट, 5 की पावर 3/2 का होल पावर 1/2 और नीचे 2 की पावर 1/2, क्योंकि नीचे 2 ही बचा था एक, यस, तो 2 की पावर 1/2 आएगा। बैक चलते हैं, यस ये देखिए 2 की पावर 1/2। ओके, अब इसको आप सॉल्व करते जाइए। इसको आप सॉल्व करते जाइए, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सारे नंबर्स हो गए। नेक्स्ट, एग्जामिन द वेदर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, तो कह रहा है कि बताइए ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, चलिए स्क्वायर कर देते हैं। अगर ये अपने पास पहला नंबर है 5 + √2 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 + √2 का स्क्वायर करने पर कितना आ गया, 5 स्क्वायर + √2 स्क्वायर प्लस 2 into 5 प्लस into √2, तो क्लियरली समझ में आ रहा है ये इरेशनल आ रहा है। तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर इरेशनल आ रहा है, मतलब डेफिनेटली ये इरेशनल नंबर ही रहा होगा। ओके, सेकंड देखिए, अगला नंबर है 3 + √3 3 - √3, एक्चुअली स्क्वायर किया नहीं, नंबर में ही स्क्वायर था, माफ़ कीजिएगा बच्चों, गलती हो गई मुझसे, नंबर को ओपन कर दिया। तो इस नंबर में सॉल्व करने पे बाद कुछ पार्ट इसके रेशनल हैं, कुछ पार्ट इरेशनल हैं, बट रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इरेशनल ही हुआ करता है। नेक्स्ट अगला देखिए, बहुत ही सिंपल है, जस्ट मल्टीप्लाई है, a + b a - b, तो सॉल्व होके 6 आ गया, दैट इज़ रेशनल। नेक्स्ट रेशनलाइज करने के बाद देखिए कितना आ रहा है 8√3/6, तो रेशनल और इरेशनल का डिवीज़न जो होता है इरेशनल। देन √3 + 1 √3
3+1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। रेशनलाइजेशन करने के बाद फिर से क्या आ गया, इरेशनल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इसको रेशनल मान लीजिए। सपोज √2 + √3 इज रेशनल। अब स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, √2 + √3 रेशनल होगा। तो √2² + √3² प्लस √2 × √2 √3 ये रेशनल होगा। तो 2 + √3 + 2 √6 रेशनल होगा। बट √6 तो इरेशनल होता है, इसका मतलब 2 √6 इरेशनल होगा। इसका मतलब 5 + 2 √6 इरेशनल होगा। इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो है, हम कॉन्ट्रडिक्शन पे आ चुके हैं, मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। एजम्पशन राइट क्या होगा हमारा, सो √2 + √3 इज़ इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट √2 इज़ रेशनल नंबर। सो लेट्स सपोज दैट √2 इज़ रेशनल प्रूव करना है, तो रेशनल मान के चलो। सो √2 = P/Q वेयर P and Q belongs to integer when Q is not equals to 0. Let us suppose that the greatest common factor of let us suppose that the greatest common factor of divisor of P and Q is 1। मतलब कि P और Q का जो HCF है वो 1 है। तो √2 = P/Q, P² = 2Q²। ओके, here Q belongs to integer, that is Q² belongs to Q² equals to Q and Q belongs to integer। ये मैं बच्चों आपको दिखा नहीं पाया, सॉरी, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। प्रूव दैट √2 इज़ ए रेशनल नंबर। सो let if possible √2 be a rational number, √2 = P/Q where P and Q belongs to integer and Q is not equals to 0। अब आ जाइए यहाँ पर। लेट अस सपोज दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ P and Q इज़ 1, दैट इज P, Q इज इक्वल्स टू 1। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर √2 = P/Q, P² = 2Q², Q is belongs to A, Q² = Q into Q belongs to A। This implies that 2Q² is an even integer। 2Q² is an even integer, इसका मतलब P² is an even integer होगा। सो P is equals to 2 times of some multiple M। मतलब P का जो है डिवाइज़र जो है 2 है। ओके, P का डिवाइज़र जो है 2 है। क्लियर हुआ। सो P² P = 2Q², दैट इज P² = 2M। अब आगे बात करते हैं। By 1 and 2 Q² is an even integer, Q is also an even integer, this means P and Q having both the common factor is 2। okay, which contradiction the fact that the P and Q का common factor 1 है। so √2 is an irrational number। यहाँ पे ये साबित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट √3 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। मतलब ये प्रूव करना है कि इट इज़ ए इरेशनल नंबर। सपोज दैट √3 इज़ ए रेशनल नंबर, तो √3 is equals to P/Q and we suppose that the common factor of P and Q equals to 1। now √3 is equals to P/Q, squaring both the side, P² = 3Q²। you can write Q² = P²/3। okay, Q² = P²/3 यानी कि P² को 3 डिवाइड कर रहा है, यानी P का कॉमन फैक्टर 3 है। तो आप यहाँ पे P को 3M भी लिख सकते हैं। P = 3 times of M। ओके, P को आप यहाँ पे 3 times of M भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। सो क्या है, हमारे पास आ गया 3 इज़ द फैक्टर ऑफ P, यानी लिख सकते हैं कि P is equals to 3 of M। अब क्या करिए, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये वाला P² = 3Q², यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख दीजिए P की 3M। तो क्या आ जाएगा, देखो 9M² इज इक्वल्स टू 3Q। 9M² = 3Q² आ जाएगा। ओके, सो Q² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से Q² की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ऐसा आ जाएगा, M² हो जाएगा, M² हो जाएगा Q²/3। M² = Q²/3। इससे पता चल रहा है कि देखो आया क्या था, आया ये था कि M² = Q²/3। मतलब कि M क्या इंटीजर है, M का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, मतलब Q को 3 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ Q। 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ Q। तो क्या समझ में आया कि जो Q है वो जो 3 है वो कॉमन फैक्टर दोनों का बिहेव कर रहा है, किसका P का भी और Q का भी। तो ये गलत है, क्योंकि हमने ये मान के चला था कि P और Q का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। सो दिस इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, दस वी फाइंड दैट द P and Q हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। P and Q हैज़ 3 एज अ कॉमन फैक्टर। कहाँ गया, ये है कॉमन फैक्टर, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट P and Q का कॉमन फैक्टर 1 है। सो द √3 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज़ इरेशनल। नेक्स्ट, शो दैट cube root of 6 is not a rational number।
if possible, suppose that cube root of 6 is a rational number and suppose it in the form of p upon q, where p and q are integers having no common factor and q is not equal to 0. Okay, so cube root of 6 equals to p by q, taking cube of both the sides, so p upon q का whole cube equal to 6. Okay, p by q का whole cube equal to 6. Now यदि हम देखें तो 1 क्यूब का क्यूब 1 होता है एंड 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, मतलब p अपॉन क्यू जो है दैट विल बी बिटवीन 1 एंड 2. p और q जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा. इफ़ q इक्वल्स टू 1, p will be integer lying between 1 to 2, but there is no integer lying between 1 and 2. Okay, therefore it allows that q is greater than 1. तो मतलब क्या कहना है कि अगर आपका q 1 होता तो क्योंकि इंटीज़र होना चाहिए p एंड q, तो इंटीज़र होने के लिए जो p और q है तो 6 लाने के लिए क्यूब को p को जो होना था 1 से लेकर 2 के बीच होना था, बट देयर इज़ नो इंटीज़र लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, सो देयर इट इज़ नॉट अलाउज कि q की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होगी, मतलब डेफिनेटली q की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. ओके, सो नाउ p अपॉन q का होल क्यूब अगेन इक्वल्स टू 6, क्यूब कर दीजिए. सो p क्यूब अपॉन q क्यूब इक्वल टू 6, सो p क्यूब अपॉन q इक्वल टू 6q स्क्वायर. p क्यूब अपॉन q इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर. ये सब मैंने इसको संभाल के लिखा कि p क्यूब अपॉन q इक्वल टू 6q स्क्वायर, बट क्लियरली 6q स्क्वायर इज एन इंटीजर बिकॉज q तो इंटीजर था. दिस मीन्स p क्यूब का फैक्टर क्या है, q है. p क्यूब का फैक्टर q है, सो डेफिनेटली ऐसा है यदि p क्यूब का फैक्टर q है, इसका मतलब q जो है वो p का भी फैक्टर होगा, बट q इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, and it has no common factor with p, therefore with p cube, so it allows that p cube by q is not an integer, it is a fraction. Thus we conclude that 6q square is an integer while p cube upon q is not an integer. This contradicts our previous conclusion that p cube upon q is equals to 6q square. Since contradiction arises by assuming that cube root of 6 is an rational number, so cube root of 6 is not a rational number. बच्चों बहुत सारी बातें हो गई हैं, बट आई सेड कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द टीचर्स जो बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत वर्स्ड हैं, उनके लिए वीडियो है. ये स्टूडेंट्स नॉर्मल कंडीशंस के लिए वीडियो नहीं है. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू गेटिंग दिस क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. ओके, यस, ये क्वेश्चन आ गया है. फाइंड द टू रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन द नंबर्स 0.23, 233, 23333. मतलब ये पहला भी रेशनल दिया गया है, दूसरा भी रेशनल दिया गया है, तो आपको दो नंबर बताने हैं. वेरी सिंपल यार, देखते ही बन रहा है. एक बता दो 0.25, एक बता दो 0.2525. ओके, ये इनके बीच का, बिकॉज दूसरा नंबर तो बढ़ता जाता है. ओके, या कुछ भी बोल सकते हो, 0.24 बोल सकते हो, 0.2424 भी बोल सकते हो. Since the decimal expression representation of p and q are the neither terminating non-repeating, so it allows that p and q are the rational number. Since the first place of the decimal p and q have the same digit 2 and the second step at 3 and 5, so p is less than q. Consider the number r equal to 0.25 and 0.2525. Clearly r and s both the numbers where जो r और s हैं वो p और q के बीच में आ रहे हैं, तो यही हमारा आंसर होगा. Next question is find one irrational number between 0.1101 and 0.1111, that is called 0.1 बार. ओके, तो इनके बीच में आपको कोई नंबर चाहिए, तो 0.1 बार कितना होगा. देखो जो q है, पहला वाला p है 1101 और दूसरा है 1111, तो तीसरे प्लेस में 1 आ चुका है, मतलब सेकंड नंबर q बड़ा है. सो इसको आपको बीच का कोई नंबर चाहिए है. ओके, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं. क्या 0.11110, फिर 100. इसके बाद आप कुछ भी करते रहो, क्योंकि एक्चुअली आपने चौथे प्लेस पे ज़ीरो ला दिया है, तो ये बात, तो पाँचवें प्लेस पे ज़ीरो ला दिया है, तो ये बात सही हो गई कि ये q से छोटा हो गया. बच्चों इस प्लेस की बात कर रहा हूँ आपसे. देखिए इस प्लेस की, ये पाँचवें प्लेस पे आपने ज़ीरो ला दिया ना, मैं आपसे इस प्लेस की बात कर रहा हूँ. तो कुछ भी ला दो, 0.11110, फिर 110, फिर 101, मतलब इसके बाद कुछ भी आप करो 1 और 0 के टर्म्स में, तो ये आपका नंबर उसी के बीच में आ जाएगा. ओके, नाउ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ r इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल. मोर ओवर p से बड़ा r है और r q से छोटा है, सो दिस द रेशनल नंबर बिटवीन p एंड q.
ओके ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 26 डन। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए बच्चों। इफ़ ए इज़ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, ए इज़ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, प्रूव दैट a टू पावर n इज़ रेशनल नंबर। अच्छा, तो प्रूव करना है कि n रेशनल नंबर, a की पावर n रेशनल नंबर है। तो चलो ठीक है भाई, एक ले लो, a इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर बोथ आर द इंटीजर्स। सो a की पावर n इक्वल्स टू p अपॉन q होल्ड पावर n दैट इक्वल्स टू p टू पावर n अपॉन q पावर n। भाई दोनों इंटीजर हैं और इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर ही आएगा, चाहे कितनी भी उनकी पावर कर लो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ना है इसमें करने जैसा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। Show that between any two distinct rational number p and q there exists another rational number। शो करना है कि कोई दो रेशनल नंबर होते हैं p और q, उसके बीच में अनदर रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो सिंस p इज़ नॉट इक्वल टू q विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी एज्यूम दैट p इज़ लेस देन q। ओके, तो यहाँ पे हमें शो करना है कि शो दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर p एंड q देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर। तो हमको बताना है कि इनके बीच में कोई और रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। सो वी हैव p इज़ लेस देन q। नाउ p इज़ लेस देन q में दोनों तरफ p ऐड कर दो, तो p प्लस p लेस देन p प्लस q। सो 2p इज़ लेस देन p प्लस q। सो p प्लस q बाई 2 जो होगा वो किससे बड़ा होगा, p से। ओके, नाउ अब q ऐड कर दो दोनों तरफ, तो p प्लस q लेस देन q प्लस q, यानी कि p प्लस q बाई 2 जो होगा वो q से छोटा होगा। तो क्लियर आ रहा है कि p प्लस q बाई 2 p और q के बीच में होगा। इस तरीके से p प्लस q बाई 2 जो होगा वो एक नंबर है जो एग्जिस्ट करेगा p और q के बीच में। तो इससे क्लियर हो रहा है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर, जो यहाँ पे हम p प्लस q बाई 2 को एग्जाम्पल लेके साबित कर रहे हैं कि p प्लस q बाई 2 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये, इसको गुड एग्जाम्पल में डाल दो। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, डिस्क्राइब द डोमेन एंड रेंज ऑफ द एफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 डोमेन, तो ये ऑल रियल नंबर ले लेगा क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो ऑल इंटीजर हो गया, माफ़ कीजिएगा क्योंकि इंटीजर्स दे रखा है। और रेंज यदि देखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस 3, तो रेंज आप बना लीजिए इसमें। डिस्क्राइब द डोमेन एंड रेंज, रेंज आप बना सकते हैं क्योंकि x की तो कोई लिमिट नहीं है, तो रेंज आपका इन्फिनिट तक वेरी होगा। ओके, भले ही यहाँ पे गलत दिया हुआ रेंज क्योंकि इसमें 3 से स्टार्ट हो रहा, मतलब x की वैल्यू 0 जब आप रखोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है तो जाता ही जाएगा। ना 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 ना, सही है बच्चों, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। ओके, सही है बच्चों, क्योंकि यहाँ आगे की तरफ डैश डैश लगा है और निगेटिव तो आने का चांस ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव ही जाएगा। तो रेंज इसका 3 + 4 है ना, मतलब 0 रखा तो 3 आया, 1 रखा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 रखोगे तो 7 आएगा। इस तरीके से ये हो गया रेंज इसका। डोमेन तो इसका ऑल इंटीजर्स है, f0 f-1 f1 ये फाइंड कर लोगे। कह रहा बताओ x की वैल्यू बताओ व्हेन fx इक्वल्स टू 12 है, तो fx इक्वल्स टू 12 निकाल के x निकाल लो। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हुज रेंज इज़ 19, ठीक ना, तो रेंज 19 यानी fx की वैल्यू 19 रख के वैल्यू निकाल लो, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ f5 अपॉन f1/2। ओके, तो सिंपल है यार, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा f5 अपॉन f1/2। लेट fx इक्वल्स टू x + 3 अपॉन 2x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 f-1 0। जस्ट पुट करते जाइए, वैल्यू निकालते जाइए, जो जो वैल्यूज़ बोल रखी हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये, आप अपने से करते जाइए। ओके, पॉज कर लीजिए वीडियो यदि आपको लगाना है तो, और इसको करते जाइए। बिल्कुल कुछ भी करने जैसा है नहीं मेरे इसमें, सब कुछ आपसे बन जाएगा। fx इक्वल टू 2x + 3 अपॉन x माइनस 2, देन फाइंड f1 f3 इक्वल्स टू f4। वेरिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, दोनों तरफ की वैल्यूज़ प्रूव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और उम्दा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास आता हुआ। ये पेज तो हम कर चुके हैं बच्चों, दोबारा आ गया, रिपीट कर दिया यहाँ पे। ओके, नाउ ये देखिए बच्चों, ये क्या आ गया है। इफ़ fx इक्वल्स टू x1 + x + p, फाइंड f1/5। आपको f1/5 निकालना है। चलो रख दो, तो f1/5 कितना होगा, 1/1/5। f1/5 इक्वल टू 25/8, 28/5 दिया, तो p निकालना बहुत ही सिंपल है।
तो वैल्यू पुट कर दो 1/5 की जगह, x की जगह 1/5, एक्सप्रेशन सॉल्व कर दो। बहुत ही कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, सॉल्व कर लेना खुद से। p = 3 आ रहा है। फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f(x) = x² + 1 वेयर x बिलोंग्स टू r। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f3 - 1/2 f5। तो सेपरेट पहले f3 निकाल दो और वैल्यू पुट करके सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। नेक्स्ट इज f(x) = 4x - 5/2x - 3x इज नॉट इक्वल टू 3/2 व्हेन f की वैल्यू 2। तो जस्ट 2 प्लेस कर दो यार, 2 कोड़ी का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज आंसर क्वेश्चन 36। f(x) - 6 बोल रहे हैं। ओके बच्चों, ये NM लिखा है। NM मतलब नेशनल मैथ्स ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों f(x + 2x + 3x - 6। तो यार करना क्या, आप देखो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ x - 6 पुट करना है और तसल्ली से निकाल लो। और 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सेटिस्फाई करा दो, जो उसमें टिक लगा दो। सिमिलरली देख लो भैया, x - 4 निकालना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको x - 4 रखना है और इसको बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके चलिए, ये हो गया बेटा। 38 क्वेश्चन। f(x) = 4x², where x belongs to z. Describe the domain and function range of f(x). Find f of -3. Find x if f(x) = 100. Find the element of the domain when image is 64। तो देखो पहला क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज बताना है f(x) का। तो डोमेन और रेंज बता दो। डोमेन तो इंटीजर दिया गया, रेंज के कुछ पॉइंट्स निकाल के रेंज को बता दो। ओके f - 3 जस्ट पुट द वैल्यू f(x) = 100 लेकर के x की वैल्यू +-5 आ रही है। एलिमेंट जिसके लिए रेंज की वैल्यू 64 है, तो f(4x² = कितना ले लो 64, x की वैल्यू निकाल लो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अगला, f(x) = 2x - 1/x and 2x + 1/x। फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दो यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, f(16) = 275। तो रख दो भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसको। p की वैल्यू फाइंड करनी है। नो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ओके नेक्स्ट देखिए जी क्या कह रहा है अपने पास। नेक्स्ट है f(x) = x × x + 3 देन f of x + 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x + 2 रख दो और प्रेम से सॉल्व कर लो, प्रेम पूर्वक। ये भी हो गया यार, कोई बात नहीं है। अगला if f(5) = y + 3/2 - 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 f - 1 f0। और प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की वैल्यू पुट करते जाओ और सॉल्व कर दो फाइनली। और बाद में शो करना है कि इज़ दिस इक्वल टू 0। तो बाद में आ रहा नो, 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही होंगी। इसका सोल्यूशन देख लो यार, इसका सोल्यूशन ये बच्चों, इसका सोल्यूशन जो पिछला वाला मैंने क्वेश्चन दिया ना, f(y) की वैल्यू निकाली, f1 निकाला, f - 1 निकाला, f0 निकाला, उसके बाद वैल्यू पुट करके देखा f + 1 और f - 1 क्या f0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लिख दिया नॉट इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए सारी वैल्यूज़ हैं, सिंपल हैं एकदम यार, कोई बड़ी वाली चीज़ नहीं है ना। सीधे पुट पाट करना है, वैल्यू निकालना। 2 कोड़ी का क्वेश्चन आप कर लेना है इस लोग को। अगला क्वेश्चन, लेट f(x) आ रहा है f(x) = 1 व्हेन x इज रेशनल, -1 व्हेन x इज रेशनल। तो वैल्यू निकालनी है। तो पहले 1/2 रेशनल होता है तो 1 दे देगा, पाई रेशनल होता है तो -1 दे देगा, 2.1313 रेशनल होता है, √2 रेशनल होता है तो -1 दे देगा। तो सिंपल ही है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं है। कह रहा कि बताओ अगले वाले में फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो भैया, इसमें 2 के खाली एलिमेंट है तो पहला वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट खाली रह गया। और डेफिनेशन होती है कि हर के एलिमेंट के एग्जिस्ट करना चाहिए इमेज। दूसरे वाले में फंक्शन है क्या, यस ये वाला फंक्शन है, बिकॉज ईच एलिमेंट फर्स्ट सेट इज़ मैप्ड इनटू द सेकंड सेट, सेकंड वाला फंक्शन है। तीसरा वाला देख लो यार, ऊपर बना हुआ है। तीसरा वाला देखो, ए के करस्पॉन्डिंग 2 एलिमेंट पे मैपिंग गई है तो ये फंक्शन नहीं है। ओके थर्ड वाला फंक्शन नहीं गई है बिकॉज 1 एलिमेंट के 2 इमेजेस बन रहे हैं और 1 पॉइंट के 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला 1 2 3 के करस्पॉन्डिंग एक ही है तो बेटा इसमें इमेज पॉसिबल है, बाकी आप इससे रीड कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, state the reason whether the correspondence f is state the reason whether the correspondence f defined is a function a to b। कह रहा है कि बताओ रीज़न बताओ क्या डिफाइंड है। तो साफ दिख रहा भाई, ए के corresponding 2 इमेज दिख रही हैं इसकी, एक x जा रही है और एक z जा रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल ये फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं बाकी क्या कह रहा है। We know that a b a then 2 sets, then a relation from a to b is called a function a to b if that there every element a there exists a unique element here see that the corresponding f defined is not a function because a have the 2 images। हाँ यही बात मैं कह रहा था कि 2 इमेजेस हैं यहाँ पे।
अगला पॉइंट है भाई इसमें फंक्शन पहचानने का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन। तो देख लो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक है, तो पहला वाला फंक्शन है, यस पहला वाला फंक्शन है। साथ में इनकी डोमेन और रेंज बतानी है, तो इनपुट को डोमेन बोलते हैं और बाद में देखो रेंज बोलते हैं। दूसरा वाला फंक्शन नहीं है। तीसरा वाला देखो ए का बी से टाका भिड़ा है, बी का सी से, सी का डी से, डी का सी से। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा वाला भी फंक्शन है, आप डोमेन और रेंज बता सकते हो। तो फर्स्ट वाला फंक्शन है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला है। ओके बच्चों, मज़ा आ रहा है? मुझे भी आ रहा है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, ज़िंदगी का नाम बढ़ते चलो, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज ए फंक्शन। चलो भैया अगला पूछ रहा है, बताओ कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ओके चलिए, y = 3x+2, हाँ रिलेशन है, फंक्शन है, बिकॉज x के लिए ओनली 1 and 1 रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा, इसलिए y = 3x+2। देखो आंसर पढ़ लो, वाइल रिलेशन y = 3x+2 इज ए फंक्शन बिकॉज ईच रिप्लेसमेंट ऑफ x गिव 1 and only 1 रिप्लेसमेंट ऑफ y, विच मेक्स सेंटेंस ट्रू। x is a capital of y where y belongs to y and y is the set of all countries. Okay, and x belongs to a is the set of capital cities of countries. ठीक है भाई, देखो इसका कहने का मतलब क्या है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है x is the capital of y where y belongs to y and y is the set of all countries and x belongs to a is the set of capital cities of countries। तो भाई देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 कैपिटल होती है हर एलिमेंट की, हर सिटी की, तो ये भी फंक्शन होगा, ये रिलेशन एक फंक्शन होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हर सिटी की एक कैपिटल होती है, लिखा भी हुआ है नीचे। रिलेशन इज़ ए फंक्शन, द गिवन रिलेशन इज़ ए फंक्शन बिकॉज फॉर ईच कंट्री हैज़ एग्जैक्टली 1 कैपिटल सिटी। थर्ड पॉइंट, y इज़ लेस देन x+3। तो यार x की कितनी सारी वैल्यू रख सकते हो, तो नॉट अ फंक्शन बिकॉज कैनी कितने सारे रिप्लेसमेंट आपको y की वैल्यू x से कम दे सकते हैं। x 0 रख दो, है ना, x -1 रख दो, है ना, तो बहुत सारी वैल्यूज़ x की जो हैं रखने पर आपको y जो है x+3 से कम मिल सकता है। ओके, नॉट अ फंक्शन बिकॉज फॉर ईच रिप्लेसमेंट ऑफ x देयर आर मैनी रिप्लेसमेंट ऑफ y। ओके, सो which makes the sentence true. Next question, why is the maths teacher of x where x represent any people taking up maths in your school? Yes, why is the maths teacher of x where x represent people taking, ये भाई not a function। एक मिनट बेटा, why is the maths teacher of x where x represent people taking up maths in your school? Okay, and given relation is a function because x is replaced by the name of people taking maths, but we assume that he has probably only 1 maths teacher। देखो ये थोड़ा सा confusion यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि y is the maths teacher। अच्छा, इन लोगों ने maths teacher को फिक्स कर दिया है और x को वेरी करा रहे हैं। हाँ तब ठीक है, मतलब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, देखो कि स्कूल में मैथ्स टीचर फिक्स है और स्टूडेंट वेरी कर रहे हैं। ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे हैं x1 x2 x3 और मैथ्स टीचर है y, तो ये सारे इससे पढ़ रहे हैं। तो हाँ ठीक है, तब ये फंक्शन है बिकॉज मल्टीपल एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड टू द 1 एलिमेंट। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अगला देखिए, why is the maths people of x where x represent any maths teacher in your school? Okay, y is a maths people of x where x represent any maths teacher in your school. Okay, यहाँ पे x जो है any maths teacher in your school, y is a maths people of x where x represent any maths teacher in your school। देखिए क्या है, गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज ईच मैथ्स टीचर ऑर्डिनली हैज़ ए नंबर ऑफ पीपल्स, बिकॉज ईच मैथ्स टीचर ऑर्डिनरीली हैज़ ए नंबर ऑफ पीपल्स। तो थोड़ा सा यहाँ डाइग्राम क्लियर नहीं है, ठीक ना। y इज ए मैथ्स पीपल ऑफ x represent any maths teacher in your school। okay, where x represent, पिछले बार में मैथ्स टीचर y था, इस बार y मैथ्स पीपल है। तो समझो यदि डायग्राम बनाओ तो क्या बनेगा, इस बार y जो है क्या है, मैथ्स पीपल है। तो देखो ये x हो गया, यहाँ पे इस बार x टीचर हो गया
और वाई मैथ्स पीपल हो गए। ये देखो ये सारे मैथ्स के पीपल हैं, तो ये टीचर इसको भी पढ़ाएगा। यस, तो एक ही एलिमेंट से मल्टीपल एलिमेंट कनेक्टेड है, इसलिए ये सेट बोल गया, फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिफाइंस ए फंक्शन। स्टेटमेंट दो कि गिवन डायग्राम जो है फंक्शन है कि नहीं है, डिफाइंस ए फंक्शन। फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला। ओके, स्टेट वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिफाइंस ए फंक्शन ऑफ ए बी सी बी एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट वाला जी देखो फंक्शन नहीं है, सेकेंड वाला फंक्शन नहीं है, और थर्ड वाला भी फंक्शन है। ओके, तो देखो पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं आंसर। फर्स्ट वाला गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, सेकेंड वाला गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, एंड थर्ड वाला गिवन रिलेशन इज़ ए फंक्शन। ठीक है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं इसलिए फंक्शन है। चलिए एक्सरसाइज सी पे आ जाइए जी बच्चों। 3x प्लस मॉड एक्स इक्वल्स टू 12, तो दो सोल्यूशन बनेंगे। मॉड एक्स इक्वल्स टू एक एक्स आएगा, एक माइनस एक्स आएगा, तो एक बार एक्स पॉजिटिव लेके कर लो, एक बार एक्स नेगेटिव लेके कर लो, तो दो आंसर आएंगे। 3x प्लस मॉड एक्स इक्वल्स टू -12 में एक आंसर आ रहा है एक्स इक्वल्स टू -3। बट देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या है, एक्स क्वेश्चन है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट वाले केस में देखो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे एक्स इक्वल टू -3, जो कि सोल्यूशन है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्स आप ग्रेटर देन 0 कंसिडर कर रहे हो। ठीक ना, इसका नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। और सेकंड एक्स लेस देन 0 पे -x आ रहा है, जो कि लेस देन 6 आ रहा है। यस, तो सोल्यूशन सेट यही होगा। सो इसको गुड क्वेश्चन डाल दो बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यस, दिस इज गुड कैटेगरी क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट x प्लस वाई लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इसमें निगेटिव क्वेश्चन ले लिया करो, फट से आंसर आ जाएगा। देखो तो 5 ले लिया, -3 ले लिया, तो 5 और -3 कितना हो गया 2, और वैसे अलग अलग करोगे तो 8, तो 2 लेस देन 8 हो गया प्रूव। अगला x इंटू वाई इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो या दोनों पॉजिटिव ले लो। ठीक है ना। अच्छा, इसमें फर्स्ट वाले को दोनों पॉजिटिव लेके किया है, तो 5 और 3 लेके किया है, तो 5 + 3 अलग अलग आया, और वैसे भी अलग अलग आया, तो इक्वलिटी भी आ गई। तो x प्लस वाई, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट 5 और -3 लेके कर दिया, तो वैसे क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल्स टू -15, और मॉड एक्स वाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो जी, मॉड एक्स वाई करो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और वैसे अलग अलग करोगे मॉड एक्स वाई 15, तो मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। तीसरा वाला देखो क्या प्रूव करना है, तीसरा वाला प्रूव करना है मॉड एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस वाई भी। हाँ, यहाँ भी निगेटिव नंबर ले लो, तो -5 3, तो 5 और 3 का सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा 8, और मॉड एक्स माइनस मॉड वाई कितना आ जाएगा 2। तो क्लियर हो गया कि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। इक्वल लेने के लिए कोई भी दो नंबर इक्वल वाले ले लो, तो इक्वल से भी आ जाएगा मॉड एक्स माइनस वाई, पॉजिटिव नंबर ले लो आप, तो मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। सो क्या बन गई कंडीशन फाइनली, मॉड एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। चलिए ये भी हो गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट यार कि प्रूव दैट 7 इज़ नॉट अ क्यूब ऑफ एनी इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि 7 किसी इरेशनल नंबर का क्यूब नहीं है। सॉरी, प्रूव दैट 7 इज़ नॉट अ क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर। प्रूव करना है कि 7 किसी रेशनल नंबर का क्यूब नहीं है। प्रूव करना है कि 7 किसी रेशनल नंबर का क्यूब नहीं है।